Hello students, this is lecture number 3 on the topic foreign exchange. I have already taken 2 lectures on this topic. Last lecture में अपन ने sources of demand पढ़ लिया था, तो अब repeating with that last source जो मैंने आपको करवाया था, that was the expected foreign direct investment. Okay, अगर कोई इंडियन कंपनी अब्रॉड में इन्वेस्ट करती है, जैसे सपोज मैंने बोला कि टाटा मोटर्स जो है अगर वो एक्वायर कर रही है जैगुआर फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो क्या डिमांड करेंगे? दे विल डिमांड ब्रिटिश पाउंड्स. सो अल्टीमेटली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड या फिर आप एफडीआई कर रहे होगे, तब भी आप क्या करोगे? देन टू यू विल डिमांड व्हाट? देन टू यू विल डिमांड द foreign exchange. Okay, so here comes the next topic which is related with this only, that how the demand and exchange rate are regulated. मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे ही आपका एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है? ये अपना वही डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट कि अगर किसी चीज के प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी गौरव? इंक्रीज की बढ़ेगी बढ़ेगी. तो बढ़ेगी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड. मतलब जैसे जैसे उसका रेट कम होता जाएगा उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. हायर द फॉरेन एक्सचेंज, लोअर विल बी द डिमांड, एंड लोअर द डिमांड अपना आ जाएगा, लोअर द फॉरेन एक्सचेंज, हायर विल बी द डिमांड. सो जैसे जैसे उसका एक्सचेंज रेट कम होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है, अगर अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो अगर आपका डिमांड कर्व देखिए, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अगर आपका प्राइस ऑफ रुपी राइजेस फ्रॉम पी टू P1, सो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी. और वहीं अगर उल्टा देखो, अगर प्राइस आपका P से P2 पे आता है, मतलब प्राइस कम हुआ, तो क्वांटिटी क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे. सिंपल मान के चल, जैसे आज देखो फॉरेन टूर पे जाना है, तो फॉरेन टूर पे अगर अभी लेगा तो अभी पड़ा है सपोज $1.70 का, पर कल अगर तूने देखा कि कल रेट $1.70 की जगह 65 हो गया, तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? यू विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ डॉलर और यू विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ डॉलर? इंक्रीज है। इंक्रीज. तो यहाँ पे वही करा अपन ने, जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ अल्टीमेटली आई विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सो यहाँ पे सिंपली याद रखना बेटा, जितने भी सोर्सेस अपन ने पढ़े प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना, डिमांड और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है दैट इज FER, उन दोनों का क्या रहेगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, या हम उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. क्या बोलते हैं? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन. ओके, तो यहाँ पे अपना सोर्सेज ऑफ डिमांड खत्म हो जाता है बेटा. नाउ कमिंग टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई. भाई अगर डिमांड है तो सप्लाई भी तो हम करेंगे ना. जैसे सपोज हमारे पास भी तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है. जैसे फर्स्ट, अगर अपन स्पेक्यूलेटिव फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस. सेकेंड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स भी तो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं. थर्ड है इंटरेस्ट रेट ऑन इंडियन बॉन्ड्स. आपके इंटरेस्ट रेट जो है इंडियन बॉन्ड्स पे अगर बढ़ के मिलेंगे तो वो इंडिया कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे करेंगे. नेक्स्ट इज योर कंज्यूमर इनकम इन अब्रॉड. फॉरेन टूरिस्ट आते ही रहते हैं इन इंडिया, तो वो एक्सपेंडिचर किसमें करेंगे? अपनी फॉरेन करेंसी में. फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है फॉरेनर की तरफ से इंडिया में. सो सी, जब हम डिमांड कर रहे हैं तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है, और जब सप्लाई की बात हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? जब भी आप डिमांड करोगे, मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज हमने डिमांड किया तो वो फॉरेन करेंसी को इंडिया के बाहर ले जाएगा, और जब सप्लाई होगी तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है. जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट स्लाइड, लेट अस स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट इज स्पेक्युलेटिव पर्पस. अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को ये लगता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ने वाली है, जैसे अपन को पहले लग रहा था कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो वो हम डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर किसी फॉरेनर को लग रहा है कि भैया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज, तो क्या करेगा? इंडिया रुपी को बाय करना स्टार्ट करेगा. पर उसको बाय करने के लिए क्या चाहिए रहेगा? उसकी करेंसी. मान लो एक अमेरिकन पर्सन है, उसको रुपी बाय करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? US डॉलर देना पड़ेगा. तो दे विल स्टार्ट बाइंग द इंडियन रुपीज बाय पेइंग डॉलर्स.
ओके। एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे डॉलर्स देता जाएगा तो उस करेंसी में क्या हो जाएगा, इंडिया में सप्लाई ऑफ डॉलर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो ये हो गया फर्स्ट स्पेक्युलेटिव पर्पस। ओके। सेकेंड सोर्स दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। द फॉरेन फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु वांट टू बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन फर्म्स, वो अल्टीमेटली किस में बाय करेंगे, अपनी फॉरेन करेंसी में। उनके पास इंडियन रुपीस थोड़ी ना है। आज अगर रिलायंस के नए इश्यू या आईपीओ आते हैं तो यू विल नॉट बिलीव, मेजर सब्सक्रिप्शन तो रिलायंस को बाहर से भी मिल सकता है। तो अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आगे इन्वेस्ट करेंगे तो किस में इन्वेस्ट करेंगे, दे विल इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी। तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आया 2 पॉइंट समझ में अभी तक? हाँ सर। ठीक है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन इंडियन बॉन्ड्स। मान के चल आपकी जो गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो अगर आपके बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे और ये फॉरेनर्स को अट्रैक्टिव लगे, मतलब फॉरेनर्स बोल रहे हैं कि भैया हमारी जो गवर्नमेंट है वो 8% रिटर्न दे रही है और वहीं इंडियन गवर्नमेंट 10% रिटर्न देने को राजी है, तो फॉरेनर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, अपनी कंट्री में कि इंडिया में? इंडिया में सर। इंडिया में। तो फॉरेन बॉन्ड्स की जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, सो फॉरेनर्स क्या करेंगे, अपनी मनी को ट्रांसफर करेंगे, दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स विल ट्रांसफर देयर मनी टू गेट हायर रिटर्न। अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो अगेन फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट होगा, फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट हुआ तो क्या हो गया, सप्लाई फिर से बढ़ गया। दैट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बॉन्ड्स। फिर आ जाते हैं कंज्यूमर इनकम। जैसे मैंने पहले ही बोला, टूरिज्म इन इंडिया इज वेरी मच अवेयर, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, तो क्या के लिए, अल्टीमेटली फॉर द टूरिस्ट पर्पस और फॉर रिक्रिएशन पर्पस। अब जब वो टूरिस्ट आएंगे, सो फॉरेन पीपल इंक्रीजेस, व्हेन द इनकम ऑफ फॉरेन पीपल इंक्रीजेस दे बाय मोर ऑफ इंडियन गुड्स, या तो इंडियन गुड्स परचेज करेंगे या फिर इंडिया का टूर लेंगे। तो अल्टीमेटली जैसे ही इंडिया आएंगे उनके एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे किस में होंगे, पहले करेंसी कन्वर्ट करेंगे रुपीज में और फिर जाके एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अब जब करेंसी कन्वर्ट करने के लिए देंगे तो सप्लाई ऑफ करेंसी क्या हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। दैट इज नोन एज योर कंज्यूमर इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज, अगर वो यहाँ आके अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ सप्लाई। ओके। अब ये जो लास्ट बचा हुआ है दैट इज एक्सपेक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे भैया हमारी टाटा कंपनी ने जैगवार को एक्वायर किया था, मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो बाहर की कंपनीज भी तो इंडिया को एक्वायर कर सकती हैं। जैसे सिंपली यहाँ पे लिखा है दी फॉरेन फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु वांट टू डू बिजनेस, सपोज सैमसंग एंड कोरिया। अब ये ऐसी कंपनीज हैं जिनकी टीवीज बहुत ज्यादा चलती हैं, टीवी सेटअप बहुत ज्यादा चलता है, तो अल्टीमेटली वो आके यहाँ पे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी होगी या ऑनगोइंग किसी फर्म को उन्होंने परचेज करा होगा और फिर जाके उसका ब्रांड नेम अपने नाम पे कर लिया। सो दिस इज व्हाट दे आर ऑल्सो टेकिंग दी कंपनीज, दे आर बाइंग कंपनीज इन इंडिया। तो अगर वो बाय कर रहे हैं कोई कंपनी इंडिया में, तो अगेन फॉर बाइंग ऑल्सो वी नीड व्हाट, फॉरेन करेंसी। अल्टीमेटली जैसे ही वो परचेज करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया यहाँ तक समझ में गौरव, सप्लाई का? हाँ सर। अब अपन जैसे अपन ने देखा डिमांड का बेटा रिलेशनशिप, तो सप्लाई का रिलेशनशिप क्या होगा एक्सचेंज रेट से। देखो यू कैन सी दी डायग्राम, तो यहाँ पे तुम एक डायग्राम से कंक्लूजन निकाल सकते हो, जैसे सप्लाई का हमेशा रहेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा बेटा there will be more supply in the of the currency। कैसे, जैसे लिखा हुआ है supply curve of dollars bears a direct relation to the price of the dollars। if the rupee price of dollar goes up, जैसे 60 से 75 पे हो रहा है, तो भैया जो फॉरेनर्स हैं वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब $1 की जगह जहां पहले 60 रुपीज मिलते थे, अब वही $1 उनको 75 रुपीज दे रहा है। So there will be more investment, more particularly supply of the foreign currency। तो ये क्या कर रहा है, if the rupee price of the dollar goes up, more dollars will be supplied। जैसे यहाँ पे P से P1 हुआ तो अल्टीमेटली ज्यादा डॉलर्स आएंगे, और वहीं अगर रुपी प्राइस कम होता है तो व्हाट विल हैपन,
सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ, इफ द रूपी प्राइस ऑफ डॉलर्स फॉल्स फ्रॉम पी टू पी, पी से P2, तो अगर फॉल हो रहा है तो देखो सप्लाई भी क्या हो जाएगी बेटा, फॉल। और वहीं अगर P से P1 हो रहा है, इफ देर इज रूपी प्राइस इज इंक्रीजिंग, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट इज गोइंग फ्रॉम Q टू Q2। क्लियर? सप्लाई का क्या रिलेशन रहेगा बेटा, सप्लाई का रहेगा पॉजिटिव रिलेशन। Supply does not have any inverse relation or negative relation. Supply is having a positive relation. अब आ जाते हैं बेटा हम इक्विलिब्रियम। अपने 11th में याद है मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था? हाँ याद आया सर। 11th का कुछ मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, याद आ रहा है? हाँ सर। तो हाँ सर। यहाँ पे ही बेटा अगर मुझे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है, तो मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी है मेरे पास, मार्केट फोर्सेस तो वही है, डिमांड और सप्लाई। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे आएगा इक्विलिब्रियम। एज यू कैन सी इन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आल्सो, ये जो मेरा पॉइंट है ई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप कर्व, यहाँ पे देख रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और सप्लाई कर्व क्या है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग है, इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व। अब उसमें क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब डिमांड एंड सप्लाई कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ इक्विलिब्रियम, और वो डिसाइड करेगा उस दिन का मार्केट प्राइस कि भैया कितने रेट पे डॉलर चलेगा। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, visit to foreign countries for sightseeing etc by people of India is on rise। मतलब जो इंडिया के पर्सन्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा जा रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट सबसे पहले किस पे पड़ेगा, डिमांड पे की सप्लाई पे, बता मुझे। सर सप्लाई। श्योर? फॉरेनर्स आ नहीं रहे, हम जा रहे हैं। तो सर जैसा, हाँ अपना मतलब वही सप्लाई। सप्लाई क्यों, हम तो डिमांड करेंगे ना। अगर तू फॉरेन टूर पे जाएगा तो तेरे को तो डिमांड चाहिए रहेगी ना कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हाँ सर। अगर फॉरेनर्स तेरे यहाँ पे आएंगे तो तेरा सप्लाई बढ़ेगा। मैंने वही बोला, एक कॉन्सेप्ट याद रख, अगर फॉरेन करेंसी कंट्री में आ रही है, अब यहाँ पे फॉरेन करेंसी कंट्री में आ रही है कि जा रही है, जा रही है। जा रही है, तो ये क्या करेगा, इट इज अफेक्टिंग द डिमांड। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट देखना है तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से पहले अब समझ कि अगर ज्यादा इंडियंस विजिट करेंगे फॉरेन कंट्री, इट विल रिजल्ट टू मोर डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो अब डिमांड राइज हो गई, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये मार्केट में क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा एक्सेस डिमांड ऑफ डॉलर। और अब किसी चीज की एक्सेस डिमांड हो जाती है, सो अल्टीमेटली आपकी जो रूपी वैल्यू वो कम हो जाएगी, और इट विल इंक्रीज द एक्सचेंज रेट। मतलब जहां पहले $1 60 का था, अब बहुत जने बाहर जा रहे हैं तो वहीं $1 70 का हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपी की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन एक्चुअली में वो डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि जहां पहले $1 60 का मिल रहा था तो मेरी मनी वैल्यू अच्छी खासी थी, पर वहीं अब जाके मुझे कितने का मिल रहा है, अब जाके मुझे वैल्यू प्राइस कितने का मिल रहा है, अब वही $1 मुझे कितने का मिल रहा है, वही $1 मुझे ₹70 का मिल रहा है। तो मेरी मनी वैल्यू रूपी कितनी हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। मतलब मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है ना वो डेप्रीशिएशन पे आ गई। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द आंसर। अगर इसको अपन डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई विल टेल यू इन द डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे अगर अपन इसका डायग्राम बनाए, सपोज अगर अपन डिमांड सप्लाई को लेके इनका डायग्राम बनाते हैं, तो ये अपना वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आया बेटा? हाँ अब सर। देखो डिमांड एंड सप्लाई की जो अपने डायग्राम्स बनते हैं, ये मैंने बनाया सप्लाई, और ये मैंने बना दिया डिमांड कर्व, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, मैं उसे एक अलग कलर से बना लेता हूँ तो तुमको समझ में और अच्छे से आएगा। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या इंक्रीज हुआ है, डिमांड की सप्लाई? टेल मी, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इंक्रीज हुआ था?
सर अभी तो डिमांड इंक्रीज हुआ था। डिमांड इंक्रीज भी तो डिमांड का जो कर्व बनेगा वो क्या हो जाएगा, आगे मूव हो जाएगा। तो देख यहाँ पे डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हुआ, तो जहां जैसे ही वो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, अब मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं अब इस वाले पॉइंट। अब यहाँ इक्विलिब्रियम आया तो मेरा प्राइस क्या हो गया, यहाँ से जो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले यहाँ पे था P, अब वो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गया, दैट इज P1। तो मेरा इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये था एक्सचेंज रेट ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने डिमांड और सप्लाई लेके रखा था ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने लेके रखे थे एक्सचेंज रेट। तो देख एक्सचेंज रेट बढ़ा कि कम हुआ, बड़ा सर। एक्सचेंज रेट बढ़ा। तो अपने को सिंपली अगर नहीं भी समझ में आया तो हम डायग्राम से भी बता सकते हैं कि एज डिमांड हैज इंक्रीज, सो अल्टीमेटली देयर इज इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट आल्सो। आया? हाँ सर। चलिए अब एक और प्रॉब्लम तेरे सामने बेटा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट मीडिया रिपोर्ट, USA accused China for currency devaluation to promote its export. In the light of given media report comment, how export can be promoted through currency devaluation? Now beta, currency devaluation और currency depreciation I told in the previous lecture. देख दो चीजें होती हैं, एक तो होता है करेंसी डिवैल्यूएशन, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन जो होता है वो करती हैं मार्केट फोर्सेस। कौन करता है बेटा, वो करती हैं आपकी मार्केट फोर्सेस। और करेंसी डिवैल्यूएशन जो होता है बेटा, करेंसी डिवैल्यूएशन इज डन बाय गवर्नमेंट इंटेंशनली। तो ये जो यूएसए बोल रही है कि अपना चाइना ने डिवैल्यूएशन करा है, हाँ वो तो सच्ची बात है, क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तूने आपने देखा ही यार, यू हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया आल्सो। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, चाइना की करेंसी को बहुत डीवैल्यू कर दिया ताकि उसके एक्सपोर्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो उसके फेवर में जाए। तो ये जो अक्यूजमेंट लगाया गया है, किसने, यूएसए ने जो लगाया है पर्टिकुलरली पिटीशन अगेंस्ट दी चाइना, तो ये सही है कि चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी डिवैल्यू कर रहा है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। USA has a valid point of argument that devaluation of currency always encourages export। ये कहना बिल्कुल सही है कि जब जब डिवैल्यूएशन होगा तब तब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। Exported goods become cheaper in the international market, giving a competitive edge for the goods of domestic country। जैसे अपने इंडिया में फेस करा है कि we are more particularly डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना का यहाँ पे भी आता है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी always promotes the exports of the country and it is adversely affecting the sale of the USA। अब मान के चल जो यूएसए के प्रोड्यूसर्स हैं तो उनका तो पूरा सेल ही खत्म हो गया ना, क्योंकि सब चीजें कहाँ से मंगा रहे हैं वो भैया, चाइना से। सेम इज द केस ऑफ इंडिया। इंडिया का जीडीपी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं करी ना, आपने वो चीज क्या कर दी, बाहर से मंगा ली। तो आप इंडिया का जीडीपी कैसे इंक्रीज करोगे अगर वो चीज प्रोडक्शन बाहर का है, प्रोडक्ट बाहर का है, तो वो चीज जीडीपी में कैसे इंक्लूड होगी। आई बात समझ में? हाँ सर। Okay, now moving on to the next problem. Explain the impact of rise in exchange rate, currency depreciation on national income. Ab see beta, this was a CBSE question. Now it is linking two chapters. It is linking foreign exchange as well as it is linking national income. अब अभी अभी अपन ने पढ़ा कि अगर अपन करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी डिवैल्यूएशन करते हैं तो ये हमारा क्या इंक्रीज करता है बेटा, एक्सपोर्ट्स। तो अगर कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कंट्री की इनकम इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी बताओ। सर। होगी। जैसे चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी इनकम भी बढ़ी रही थी, अभी जाके आप उसके हमने एक्सपोर्ट्स कम करवाए। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज राइज होता है मतलब डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, सो दैट इज द वन यूनिट। तो अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया,
that the 1 unit of foreign currency can buy more goods. तो अगर exports cheaper हो गए तो foreigners क्या करेंगे, foreigners buyers and imports becomes costlier. तो ultimately क्या हो जाएगा, export increase हो जाएगा और imports क्या हो जाते हैं, कम. A rise in net export will always lead to rise in national income. अगर तुमको याद हो तो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा बताया था. एक्सपेंडिचर मेथड में अपन ने एक कंपोनेंट देखा था, याद आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, जब अपन नेशनल हाँ इनकम कैलकुलेट करा था. तो एक्सपेंडिचर मेथड में एक कंपोनेंट था आपका नेट एक्सपोर्ट्स. कौन सा कंपोनेंट था, नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स. तो अगर अपन डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज ही हो रहे हैं ना. तो अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए तो नेट एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो गए. और नेट एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हुए तो नेट एक्सपोर्ट वाज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, नेट एक्सपोर्ट वाज अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी. तो अगर नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, जीडीपी कंट्री का बढ़ जाएगा. जीडीपी कंट्री का बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम तो इंक्रीज होगी ही. क्लियर. ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन आई विल सेंड यू इन द ग्रुप. सो टुडे बेटा फॉरेन एक्सचेंज आपका पूरा खत्म हो गया. ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कंप्लीटेड टुडे. So thank you students for listening today's lecture of foreign exchange. Foreign exchange is completed with 3 lectures.